ओके, तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थ के इंटीरियर के बारे में। अर्थ की जनरेशन कैसे हुई वो पढ़ लिया हमने, फिर अर्थ की एज क्या है वो पढ़ लिया, तो अब अर्थ के अंदर क्या है वो पढ़ेंगे। इसका जो डिटेल एनालिसिस है वो हम जब जियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तब करेंगे। अब इस बुक के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है सिर्फ उतना एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको बुक रीडिंग में हेल्प हो सके, ठीक है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ। The study of the passage of seismic wave through the earth have helped in knowing the structure of Earth's interior and if defining the physical properties of various layers. The seismic wave travels at different velocities depending on the nature of the layer in which they are traveling. Okay. सो दैट मीन्स कि जो हमारी स्टडी है अर्थ के इंटीरियर की वो हमने कैसे की है, जो हमारी सीस्मिक वेव है, सीस्मिक वेव कौन से पी और एस वेव हैं, जो हमारी बॉडी वेव्स, उनको हमने अर्थ के अंदर पास कराया थ्रू सडन मूवमेंट जनरेट की पहले आर्टिफिशियली, फिर उनको इंट्रोड्यूस किया अर्थ के इंटीरियर में और उनका प्रोपोगेशन देखा किस तरीके से हो रहा है, उसकी हेल्प से हमने अर्थ का इंटीरियर डिटरमाइन किया कि कैसा है। ओके, सो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वेरियस लेयर्स की क्या है वो देखी। सीस्मिक वेव ट्रैवल करती हैं डिफरेंट वेलोसिटी से और डिपेंड किस पे करती हैं, नेचर ऑफ लेयर पे, की जो अर्थ की इंटीरियर लेयर है उसका नेचर कैसा है वो भी हम देख सकते हैं। थस दे नॉट ओनली इंडिकेट द पोजीशन ऑफ ईच लेयर बट ऑल्सो गिव क्लूज एज टू इट्स कंपोजिशन। तो ये क्या करती हैं, सिर्फ ट्रैवल नहीं करती हैं और सिर्फ इंडिकेट नहीं करती हैं पोजीशन की कहाँ कौन सी लेयर है, उनका जो केमिकल कंपोजिशन है उसके बारे में भी क्लू देती हैं कि केमिकल कंपोजिशन क्या है किस लेयर का। फिगर 1.4 shows the velocity of earthquake wave at various depth below the earth surface। ये मान लीजिए आपका अर्थ है पूरा, यहाँ से भी अगर ये सर्कल कंप्लीट होता तो ऐसी अर्थ है और ये इसकी क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये कोर का एरिया है। तो इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पे एपी सेंटर है जहाँ पर से अर्थ की वेव्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराई गई हैं अर्थ इंटीरियर में, ठीक। तो ये उसका पैटर्न दिखाया गया आपको। Of earthquake, the velocity curve shows sharp change at various discontinuity surfaces। ये दिखा रहा है ना, ये वाली जो वेव है इसको आप ध्यान से देखो, इसको ऐसा जाना चाहिए था यहाँ से, पर ये यहाँ जा रही है। ये वाली है, ये यहाँ से जानी चाहिए थी पर ये ऐसा टर्न हो गई। तो ये शार्प चेंज किस चीज़ को शो करते हैं, डिसकंटिन्यूटी, एक ऐसी सरफेस जहाँ पर केमिकल कंपोजिशन या स्टेट ऑफ मटेरियल चेंज हो रहा हो तो उसको डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सीस्मिक इन्वेस्टिगेशन द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 मेजर लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। सो सीस्मिक प्रॉपर्टीज़ के बेस पे कैसे डिवाइड किया गया है, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, जो हम से क्लासिफिकेशन है उनके साइज़ का रिप्रेजेंटेशन नहीं किया जा रहा है इसमें, सिर्फ हम आपको समझ कैसे है उस हिसाब से कर रहे हैं। ये आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, यहाँ ओशियनिक क्रस्ट है, ये मेंटल हो गया, आउटर कोर हो गया, इनर कोर हो गया। अब हम के लिए होमवर्क है इस लेक्चर का कि अर्थ को ऑन द बेसिस ऑफ रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। ओके, सो आगे हम पढ़ते हैं क्रस्ट। अब जैसे जैसे इस पे दिया हुआ है उसके बेस पे हम इस डायग्राम को फिल करने की कोशिश करते हैं ताकि लास्ट में हम आपको सिर्फ ये डायग्राम दिखाएंगे और आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाए। ओके, पर लास्ट तक लेक्चर पूरा देखना है। ओके, ऐसा नहीं कि आप बीच में ही देख लो कि लास्ट का ही देख लेंगे सीधे। द आउटर सुपरफिशियल लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। तो ये जो आउटर सुपरफिशियल लेयर है यानी सबसे ऊपरी जो लेयर है उसको क्रस्ट कहते हैं। इट एक्सटेंड टू 30 और 40 किलोमीटर बीनीथ कॉन्टिनेंट्स एंड 10 किलोमीटर बीनीथ द ओशियन बेसिन। तो हमारा यहाँ क्या था, ये था कॉन्टिनेंट, यहाँ पे इसकी एज कितनी है 30 और 40 किलोमीटर, 30 to 40 किलोमीटर, और ओशियनिक क्रस्ट के नीचे कितनी है 10 किलोमीटर। तो ये वाली जो है आपकी ये है 10 किलोमीटर। The velocity of earthquake wave increase abruptly as they enter into denser layer called mantle। ये याद रखना है कि earthquake wave की जो वेलोसिटी है वो कहाँ पर इंक्रीज हो रही है, सडन इंक्रीज कहाँ दे, अब्रप्टली का मतलब होता है सडन, सडन इंक्रीज कहाँ हो रहा है, मोर डेंसर लेयर जो कि है मेंटल। तो जब ये क्रस्ट से यहाँ आएगी तो वेलोसिटी सडनली इंक्रीज होती है
किसकी किसकी सीस्मिक वेव की, उन्हीं के हिसाब से तो हम देख रहे हैं, तो सीस्मिक वेव जनरेट होती है। अब जो द क्रस्ट मेंटल बाउंड्री इज नॉन एज मोहरोविसिक, तो ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, तो ये जो बाउंड्री है ये हमारी बाउंड्री क्या हुई, मोहरोविसिक बाउंड्री, मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी को डी से मार्क किया। इन द कॉन्टिनेंटल रीजन द क्रस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स, तो ये जो क्रस्ट है ये आपकी 2 लेयर्स में डिवाइडेड होती है। अपर लेयर विच इज लेस डेंस, जो ये है इसकी डेंसिटी कम है अपर लेयर की। कितनी है स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी, 2.65। अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट होती है कि नहीं, अब बताएंगे। द ग्रेनेटिक इन कैरेक्टर, तो इसका मटेरियल कैसा है, ग्रेनेटिक है, कंपोजिशन इज नॉन एज सियाल, और इसको बोलेंगे क्या हम, सियाल। विच वाइल द लोअर लेयर विच इज बेसाल्टिक इन कैरेक्टर, ये जो नीचे वाली लेयर थी ये किस कैरेक्टर में है, बेसाल्टिक है। बेसाल्टिक इन कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक ग्रेविटी है 3.0, नॉन एज सीमा, इसको क्या बोलते हैं हम, सीमा। द टर्म सियाल रिप्रेजेंट्स rock rich in silica and alumina and term सीमा represents rocks containing silica and magnesia, तो सियाल का मतलब क्या होता है, सिलिकॉन प्लस सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम एंड सीमा मीन्स सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एक सेकेंड रुको। ओके, तो हम कहाँ थे। The term Sial represents rock rich in silica and alumina, and term Sima represents rock containing silica and magnesia under ocean. Only Sima layer is found and the Sial layer is absent. ये आपका ओशियन था, है ना, हमने ये बनाया था, पानी भरा हुआ है, इसके अंदर सिर्फ कौन सी लेयर मिलेगी, सीमा लेयर मिलेगी, जो ये नीचे वाली लेयर है सिर्फ ये मिलेगी, क्योंकि ऊपर वाली सरफेस तो इरोड हो चुकी है ना, वहाँ पे तो बेसिन डेवलप हो चुका है, तो सिर्फ सीमा मिलेगी। तो ये हो गया हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब एक चीज़ और याद रखिए, इन दोनों को जो डिवाइड करती है उसको क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी, सियाल एंड सीमा को कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेंटल। The mantle is located beneath earth crust and has thickness up to about 2900 किलोमीटर। ये यहाँ पे क्या है, 2900 किलोमीटर mantle. It has been divided into 2 layers, upper layer and upper mantle and lower mantle. So divide upper mantle, ये हो गया upper mantle, ये हो गया lower mantle. The boundary between these is about 700 किलोमीटर डेप्थ, इसकी डेप्थ कितनी हो गई, 700। The average mineral composition of upper mantle is similar to ultra basic like peridotite, इसका कंपोजिशन पेरिडोटाइट है आपका जो अपर मेंटल है उसका, और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 3.3। दिस जोन प्रोवाइड्स लावा फॉर ओशियनिक इरप्शंस, जो MOR यहाँ पे आपके बेसिन डेवलप होंगे ओशियन में, तो उसके लिए मैग्मा कहाँ से आपका जाता है, ये अपर मेंटल वाले पार्ट से, जो पेरिडोटाइट वाला मैग्मा है यही ऊपर जाता है। दिस जोन प्रोवाइड्स लावा फॉर ओशियनिक इरप्शन। इन द लोअर मेंटल द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंक्रीज रैपिडली, जैसे ही ये मटेरियल यहाँ का है ये नीचे जाता है, नीचे वाली लेयर में इसकी जो डेंसिटी है वो मटेरियल की एकदम से ही राइज कर जाती है आपकी, ठीक है, सडन इंक्रीज यहाँ पे भी देखने को मिलता है डेंसिटी में। तो जो अपर सरफेस है किसका, अब जो लोअर मेंटल का अपर पार्ट है उसकी डेंसिटी कितनी है, 4.3 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जो लोअर मेंटल का ही डीपर पार्ट है, डीपर पार्ट में उसकी डेंसिटी कितनी है, 5.5 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। It has been suggested that the lower mantle consists of a mixture of peridotite and mineral of higher density. तो जो लोअर मेंटल है ये क्या है, मिक्सचर पेरिडोटाइट
ही है यहाँ भी, पर हायर डेंसिटी की रॉक्स हैं। अपर मेंटल कंटेन्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जोन कॉल एस्थेनोस्फीयर। ये एरिया जो यहाँ का है इसको क्या बोला जाता है, यहाँ लिख देते हैं एस्थेनोस्फीयर। इट इज लोकेटेड एट डेप्थ बिटवीन 50 to 100 किलोमीटर। तो इसकी डेप्थ कितनी हो गई इस एरिया की, 50 to 100 किलोमीटर। यहाँ से 50 से लेकर के 100 किलोमीटर के बीच का जो एरिया है। इन द एस्थेनोस्फीयर द वेलोसिटी ऑफ एस वेव डिक्रीज, देयर बाय इंडिकेटिंग दिस जोन कंसिस्ट पार्शली मोल्टेड रॉक्स। जो एस वेव है सरफेस वेव आप सॉरी जो एस वेव है सेकेंडरी वेव, आपकी सेकेंडरी वेव का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो मोल्टन स्टेट में ट्रैवल नहीं कर पाता है। तो अगर वो मोल्टन स्टेट में पूरा ही ख़त्म हो जाता है, आपने कहाँ देखा, यहाँ देखा जो ये वाला ग्राफ था, जैसे ही एक पर्टिकुलर लेयर आती है जहाँ से अर्थ मोल्टन स्टेट में आती है तो पूरी तरीके से ये ख़त्म हो जाती है, और यहाँ ये इंक्रीज हो रही है फिर ये डिक्रीज हो रही है। ये वेलोसिटी है, ये आपकी डेप्थ है। तो जब सेमी मोल्टन स्टेट आएगी तो क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। सो एस वेव की वेलोसिटी कहाँ पे डिक्रीज हो रही है, एस्थेनोस्फीयर में, जो कि क्या सजेस्ट कर रहा है कि पार्शली मोल्टन स्टेट पे है। ये पार्शली मोल्टन मतलब ना सॉलिड है ना लिक्विड है, बीच में है, थोड़ा पिघला हुआ लावा मैग्मा जो निकल रहा है उसकी तरह से, वहीं से मैग्मा आपका आ रहा था। मोस्ट बेसाल्ट्स ओरिजिनेट इन दिस जोन। It is believed that the plastic material of the asthenosphere moves and carries along lithospheric plates। अब यही जो मटेरियल है यही तो लिथोस्फीयर में आ रहा था, जो यहाँ का मैग्मा था यही ऊपर जनरेट होकर के मैग्मा जाता है तब लावा बनता है और लिथोस्फीयर बना रहा है। The outer solid portion of Earth existing above the asthenosphere is called lithosphere। The lithosphere include part of upper mantle and the crust। ये जो अपर पार्ट है ना, ये अपर पार्ट है, ये यहाँ का, तो ये जो सॉलिड मटेरियल है, क्योंकि यहाँ तक में कितनी थी 30 to 40 किलोमीटर थी और ये 50 to 100 किलोमीटर है, तो कुछ पार्ट अपर मेंटल का आया और कुछ पूरा का पूरा अर्थ क्रस्ट आया। तो लिथोस्फीयर, लिथो मीन्स रॉक, जैसे आपका होता है ना एटमॉस्फियर बायोस्फीयर, वैसे ही लिथोस्फीयर जो रॉक से सराउंडेड हो। तो लिथोस्फीयर इक्वल टू क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल, ये हो गया आपका क्रस्ट का पार्ट। फिर कोर, द बाउंड्री बिटवीन मेंटल एंड कोर इज एट डेप्थ अबाउट 29 किलोमीटर 100 किलोमीटर। ये बता ही दिया था हमने, यहाँ पर से नीचे कोर स्टार्ट हो रहा है। दिस बाउंड्री इज मार्क्ड बाई अब्रप्ट रिडक्शन इन द वेलोसिटी ऑफ पी वेव एंड एस वेल एज एस वेव डिसअपियरेंस। तो पी वेव की वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, और एस वेव पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएगी। मतलब जो इस यहाँ पे थी थोड़ा वेलोसिटी कम हुई थी, मतलब ये मोल्टन स्टेट सेमी मोल्टन था, और जैसे ही यहाँ पे आती है एस वेव वो डिसअपियर हो जाती है। मतलब ये पूरा का पूरा जोन कैसा है, लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड स्टेट में है, इसी वजह से पी वेव की वेलोसिटी क्या करेगी, वो भी डिक्रीज कर जाएगी। पी वेव की वेलोसिटी डिक्रीज करती है। The outer core was discovered when it was found that P wave were bent inward, thereby producing a shadow zone। आउटर कोर में आप क्या होता है, जो पी वेव है वो सडनली इंक्रीज कर आपकी बेंड हो जाती है। ये लिक्विड स्टेट है, यहाँ पर जैसे ही आएगी इसको जाना था इस डायरेक्शन में, सीधा जाना था, पर ये क्या हुई, बेंड हो गई, और यहाँ पर भी इसको जाना था, ये यहाँ बेंड हो गई। तो 104 से 143 डिग्री के बीच में यहाँ एक भी पी वेव नहीं दिखाई दी, तो ये हो गया पी वेव का शैडो जोन। ऐसा जोन जहाँ पर कोई पर्टिकुलर वेव नहीं दिखाई देती है उसको उसका शैडो जोन बोलते हैं। जैसे इस एरिया पे पी वेव नहीं दिखाई दे रही, तो ये पी वेव का शैडो जोन है 104 to 143 डिग्री, इसको बोलते हैं पी वेव शैडो जोन। ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर अब्रप्टली उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से उस पर चेंज आ रहे हैं। और एस वेव तो पास ही नहीं हो रही है आउटर कोर से। सिंस द एस वेव डू नॉट पास थ्रू द आउटर कोर इट कंक्लूड दैट इट मे बी इन लिक्विड स्टेट। तो शैडो जोन और पास नहीं होने की वजह से
क्या हुआ कि ये लिक्विड स्टेट में है। इसके सबसे पहले खोज किसने की थी कि लिक्विड कोर है, ओल्डहम सर ने की थी। ओके, ऐसे ही बता दिया, शायद पूछ लिया कभी। द इनर कोर एक्सटेंड फ्रॉम 5150 किलोमीटर, तो ये कहाँ से हुई 5150 टू अर्थ सेंटर एट 6371, ये सो अर्थ की रेडियस क्या हुई 6371। इट ट्रांसमिट पी वेव एट हायर वेलोसिटी विच इंडिकेट दैट इट इज इन सॉलिड स्टेट। ये क्या करता है, यहाँ से पी वेव जैसे यहाँ पे आई उसके बाद में बहुत तेज़ी से अब्रप्टली इंक्रीज होती है। इंक्रीज होने का मतलब क्या है, फिर से उसको सॉलिड स्टेट मिल गई है। तो यहाँ पे ये लिक्विड में है और ये आपका सॉलिड में है। Both the solid and liquid portion of core are believed to consist of iron and nickel similar to iron meteorite and have a density about 1.2 into 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जो ये मटेरियल है, कोर का मटेरियल है, मोल्टन और सॉलिड, ये किससे बन के मिल के बना है, आयरन एंड निकल से। इसीलिए इसको क्या आयरन प्लस निकल, तो इसको क्या बोलते हैं, नीफे भी बोलते हैं। Fe से आयरन और Ni से निकल, और इसकी डेंसिटी कितनी है 1.2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये आपका इतना दिया हुआ है, पर इसमें थोड़े बहुत चेंजेस और हम कर लेते हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ में, जिससे कि ये आपका थोड़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो इस पर क्या है डिसकंटिन्यूटी जो है वो हम इस लेक्चर में बता देते हैं। बाकी आपको जो कंपोजिशन है, क्योंकि अगर इसी में कंपोजिशन ऐड करते हैं तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, तो हम इस पर सिर्फ डिसकंटिन्यूटी को मार्क कर देते हैं। तो जो क्रस्ट में थी वो कौन सी थी, कोनार्ड थी, फिर उसके बाद में मोहरोविसिक थी, फिर यहाँ पे आपका 2 ट्रांजिशन जोन आते हैं, वो भी हम उस पर डील करेंगे। और जो लोअर मेंटल और अपर मेंटल के बीच में थी ये कौन सी थी, रैपिड डिसकंटिन्यूटी, और जो कोर को और मेंटल को डिवाइड करती है ये है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, और जो आउटर कोर एंड इनर कोर को करती है इसको बोलते हैं लेहमन डिसकंटिन्यूटी। ओके, ये हो गया आपका इंटीरियर ऑफ अर्थ। ठीक है, इसके अलावा इंटीरियर ऑफ अर्थ को अपन बाद में देखेंगे। तो जो क्वेश्चन पूछे उनके आंसर करिए, और थैंक यू।